हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में हमने लास्ट लेक्चर में कार्नो और हीट इंजन पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम देखते हैं रेफ्रिजरेटर एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, और कार्नो थ्योरम भी पढ़ेंगे। रेफ्रिजरेटर क्या होता है? कार्नो इंजन एक रिवर्सिबल इंजन है, यानी कि उत्क्रमणीय प्रक्रम है। ठीक है, अब इसमें अगर हम इसका रिवर्सिबल प्रोसेस देखें तो क्या होगा। सबसे पहले कार्नो इंजन में क्या होता है, मान लो ये वर्किंग सब्सटेंस है। ठीक है, ये सोर्स है। सोर्स का काम क्या है? हीट देना। सोर्स से हीट दी Q1 और कुछ वर्क में कन्वर्ट हो गया और बची हुई कहाँ चली गई? सिंक में। सिंक का टेम्परेचर कम होता है, सोर्स का टेम्परेचर ज्यादा होता है। T1 ग्रेटर देन है T2 से। अब यहाँ क्या होगा कि इसकी एफिशिएंसी निकाली थी हमने कार्नो की, वो थी सबसे पहले एफिशिएंसी के फॉर्मूला 1 माइनस T2/T1। हम क्या कर रहे हैं? हीट दे रहे हैं और उससे हमें क्या मिल रहा है? वर्क मिल रहा है। तो कार्नो इंजन की दक्षता देते हैं W/Q1 से। ये हमने पढ़ लिया था। अब रेफ्रिजरेटर देखते हैं। रेफ्रिजरेटर में हम क्या करते हैं कि सोर्स का टेम्परेचर वही माना T1 और सिंक का टेम्परेचर माना T2। यहाँ मान लो वर्किंग सब्सटेंस नहीं लेकर यहाँ पे कोई एक्सटर्नल एजेंसी लेंगे। ठीक है, इट मीन्स इसके थ्रू वर्क हम करवाएंगे। अब हम क्या करते हैं, T1 हाई टेम्परेचर पे होता है और T2 लो टेम्परेचर पे होता है। हाई से लो पे तो ऊष्मा का प्रवाह होता है, हमें पता है कि ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। अब मुझे अगर लो टेम्परेचर से यानी कि इससे ऊष्मा लेकर और फिर मान लो इसने Q2 ऊष्मा दी और एक्सटर्नल, उसके लिए क्या करना पड़ा? हमें बाह्य वर्क करना पड़ा। बाह्य वर्क करने के कारण यहाँ से हमने Q2 ऊष्मा ली और जो बचा हुआ था ये फिर ऊष्मा हमने कहाँ प्रदान की? सोर्स में प्रदान कर दी। तो निम्न ताप से ऊष्मा लेकर उच्च ताप पर ऊष्मा प्रदान बिना बाह्य कार्य के संभव नहीं है। यही रेफ्रिजरेटर का सिद्धांत है कि आप T2 से अगर आप ऊष्मा ले रहे हो तो यहाँ कोई एक्सटर्नल एजेंसी होगी जिसे हम वर्क करवाएंगे। अब ये जो ऊष्मा थी Q2 प्लस W, कुछ वर्क डन भी किया तो वो क्या हो जाएगी? हमने सोर्स को दे दी। तो Q1 कितना हो गया? Q2 प्लस W। यहाँ हम सोर्स से हीट ले रहे थे, बची हुई हीट कहाँ जा रही थी? सिंक पे जा रही थी। यहाँ हमने सिंक से हीट ली और बाकी कहाँ जा रही है? फिर एक्सटर्नल एजेंसी के थ्रू इसको कहाँ भेजा जा रहा है? सोर्स पे भेजा जा रहा है। ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर क्या है? कार्नो का ही एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। कार्नो इंजन रिवर्सिबल प्रोसेस है क्योंकि कार्नो इंजन में सभी जो प्रक्रम होते हैं, ध्यान रखना, कार्नो इंजन में सभी प्रक्रम धीमी गति से किए जाते हैं और ऊष्मा का क्षय नहीं होता। इस कारण से इसकी जो रिवर्सिबिलिटी है उसकी ये पालना करते हैं। अब कार्नो इंजन को तो हम विपरीत क्रम में संचालित कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ प्रोसेस क्या हो रहा है कि ये जो इंजन है T2 केल्विन ताप पर सिंक से Q2 ऊष्मा ग्रहण करता है और किसी अन्य बाह्य एजेंसी मान लो W पर कार्य करवाया जाता है और बची हुई Q2 प्लस W ऊष्मा ये कहाँ दे रहा है? T1 केल्विन ताप पर ऊष्मा सोर्स को ये निष्कासित करेगा। अर्थात ऊष्मा का क्या हो रहा है? निम्न ताप से उच्च ताप पर स्थानांतरण है। लेकिन वो स्थानांतरण अपने आप नहीं हो सकता, वो बाह्य कार्य की उपस्थिति में ही संभव है, अदरवाइज हम नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसमें हमें निकालना है इसका कार्य गुणांक यानी कि वर्क परफॉर्मेंस। कार्नो इंजन में हमने क्या निकाला था? इसकी एफिशिएंसी निकाली थी। यहाँ रेफ्रिजरेटर में आपको क्या निकालना है? कार्य गुणांक निकालना है। अब इसका कार्य गुणांक इसका जस्ट अपोजिट होता है। यहाँ पे हमने W/Q1 किया था ना, तो इसके लिए अब मुझे अगर निकालना है इसके कार्य गुणांक को K से लिखा जाता है, वर्क परफॉर्मेंस। K को बोल देंगे वर्क परफॉर्मेंस यानी कि कार्य गुणांक। और ये K किसके इक्वल होता है? इसका जस्ट रिवर्स कर दो, Q1/W। यानी बाह्य जो वर्क डन होगा उसके कारण से हमें ऊष्मा क्या मिल रही है? Q1 ऊष्मा सोर्स पे निष्कासित हो रही है। तो क्या हो गया? Q1/W। इसको आप यूं भी लिख सकते हो, ये था 1 माइनस T2/T1
यानी कि T1 माइनस T2 अपॉन में T1, या फिर आप लिख सकते हो T1 अपॉन में T1 माइनस T2 इक्वल्स टू आ गया T1 अपॉन में T1 माइनस T2। तो ये हमने डिफाइन किया रेफ्रिजरेटर और रेफ्रिजरेटर का कार्य गुणांक यानी कि वर्क परफॉर्मेंस। तो रेफ्रिजरेटर का कार्य गुणांक है वो किसके बराबर है, रेफ्रिजरेटर में गैस द्वारा अवशोषित ऊष्मा एवं गैस पर किए गए बाह्य कार्य के अनुपात के बराबर होता है, जिसे हमने लिखा Q1 अपॉन में W। अब हम देखते हैं कार्नो थ्योरम। कार्नो की प्रमेय क्या है, कार्नो इंजन की दक्षता के आधार पर ही कार्नो प्रमेय दी गई थी। इसकी दो स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट तो ये कहती है कि कोई भी इंजन है जो टू टेम्परेचर T1 और T2 के बीच कार्य कर रहा है, ठीक है। एनी इंजन, कोई भी ऊष्मा इंजन है जो T1 और T2 टेम्परेचर के बीच में अगर कार्य कर रहा है तो इसकी दक्षता कार्नो इंजन की दक्षता से ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। तो वह स्टेटमेंट क्या कहती है कि दो नियत तापों के मध्य कार्य करने वाले ऊष्मा इंजन की दक्षता कार्नो इंजन से अधिक नहीं हो सकती, ठीक है। तो टू टेम्परेचर्स के बीच में वर्क कर रहे हैं, मान लो कोई भी इंजन ले लिया, मान लो आई ले लो, जो कि इरिवर्सिबल इंजन है यानी अनुत्क्रमणीय है, ठीक है। तो इस इरिवर्सिबल इंजन की दक्षता कार्नो जो कि रिवर्सिबल है उससे ज्यादा नहीं हो सकती, यानी मैक्सिमम एफिशिएंसी जो इंजन दे रहा है वो क्या है, कार्नो इंजन दे रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो ये कहती है कि एफिशिएंसी ऑफ एनी हीट इंजन कांट बी ग्रेटर देन द कार्नो इंजन वर्किंग बिटवीन द टू टेम्परेचर्स T1 एंड T2। अब सेकंड स्टेटमेंट क्या है, सेकंड स्टेटमेंट ये कहती है कि अब ये इरिवर्सिबल इंजन ना लेकर रिवर्सिबल इंजन ही ले लेते हैं कि एक रिवर्सिबल इंजन है जो T1 और T2 के बीच में कार्य कर रहा है, दूसरा भी हमने एक रिवर्सिबल इंजन ले लिया यानी दूसरा भी कार्नो इंजन ले लिया, इसको R डैश मान लेती हूँ, ये भी T1 और T2 टेम्परेचर के बीच में कार्य कर रहा है। तो इन दोनों की एफिशिएंसी है वो इक्वल होगी, क्योंकि एफिशिएंसी किस पर डिपेंड कर रही है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। T2 बाई T1 एफिशिएंसी है यहाँ पे टेम्परेचर पे डिपेंड कर रही है, और T1 और T2 दोनों के सेम है, दोनों के सेम है, तो इट मीन्स इनकी दक्षता क्या होगी, समान होगी, यानी सभी नियत सेम टेम्परेचर पर कार्य करने वाले सभी कार्नो इंजन की दक्षता समान होती है। ये कार्नो की सेकंड स्टेटमेंट है कि दो नियत तापों के मध्य कार्य करने वाले समस्त उत्क्रमणीय इंजनों की दक्षता समान होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक उत्क्रमणीय इंजन माना जिसको R लिख दिया, दूसरा R डैश माना, दोनों T1 T2 टेम्परेचर के बीच में कार्य कर रहे हैं तो उनकी दक्षता क्या होगी, समान होगी। ये कार्नो की दो स्टेटमेंट है। Any two reversible engine working between the two temperatures T1 and T2 efficiency will be same, ठीक है। तो कोई भी दो नियत तापों के मध्य कार्य करने वाले समस्त उत्क्रमणीय इंजनों की दक्षता समान होती है। ये है कार्नो थ्योरम। अब हम इसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट पार्ट का प्रूफ करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है कि एक हमने इंजन ले लिया, दोनों सेम ले लो, एक तो रिवर्सिबल है और दूसरा क्या है, इरिवर्सिबल है। हम ये कहते हैं कि रिवर्सिबल वाले की दक्षता है वो इरिवर्सिबल वाले से ज़्यादा होगी। ये कोई भी ऊष्मा इंजन ले लिया, कार्नो इंजन सारे क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं, उत्क्रमणीय होते हैं, ज़्यादा होगी। इट मीन्स इसकी एफिशिएंसी अगर मैं ईटा आई मानूँ, इसकी एफिशिएंसी ईटा आर मानूँ, हमें प्रूफ तो ये करना है कि ईटा आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन ईटा आई, ठीक है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम इसका उल्टा मान के चलते हैं। मान लो कि ईटा आई जो है वो ग्रेटर देन है ईटा आर से। अगर आई आर से ज़्यादा है तो क्या होगा, अब इनको ऐसे कंबाइन करते हैं कि ये टेम्परेचर T1 T2 पर कार्य कर रहे हैं, इन दोनों इंजन को कंबाइन कर दो। कंबाइन कर देंगे तो यहाँ से मान लो ये हीट मान ली Q1 इधर से जो आ रही है, और यहाँ पे ये वर्क हुआ और इधर हीट गई Q2। रिवर्सिबल इंजन यही होता है, Q1 हीट मान लो यहाँ से आई और उसके बाद रिजेक्टेड हीट कहाँ चली जाएगी, सोर्स पे Q2। इरिवर्सिबल में यहाँ मान लो कि हीट अब ये Q1 डैश और इधर क्या मान लेते हैं Q2
ये रिवर्सिबल इंजन है। इसका अगर हम निकालेंगे ईटा आई तो वो क्या होगा, W/Q1 डैश, यही आएगा। इसी प्रोसेस को अगर हम रिवर्सिबल इंजन है यानी इस प्रोसेस को रिवर्स भी किया जा सकता है। अब इसको रिवर्स करके कॉमन इंजन बनाते हैं, ठीक है। अब हमने कॉमन इंजन बना रहे हैं। कॉमन इंजन के लिए मान लो ये तो हीट इंजन है और ये रिवर्सिबल इंजन है। अब हीट इंजन अभी कहा था, मान लो Q1 डैश ऊष्मा यहाँ से आई, उसके बाद Q2 डैश जो रिजेक्टेड हीट है और ये वर्क डन हमें मिल गया। ऊष्मा इंजन इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। अब रिवर्सिबल इंजन, इसका प्रोसेस हम रिवर्स कर देते हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर है, ठीक है। तो क्या होगा, पहले आपको एक्सटर्नल वर्क देना पड़ेगा। एक्सटर्नल वर्क के कारण T2 से आप हीट लोगे और इस वर्क के कारण T1 पे हीट दोगे, यानी कि Q1 जो कि किसके इक्वल होती है, Q2 + W के, जो एक्सटर्नल वर्क डन हुआ, और ये Q2 Q1 के इक्वल होगा। और इधर हम बात करें तो वर्क डन इक्वल्स टू कितना होगा कि टोटल हीट आई Q1 डैश माइनस रिजेक्ट होगी Q2 डैश, बाकी किस में कन्वर्ट हो गई, वर्क में, ठीक है। तो ये हमने एक कॉमन इंजन बना लिया। अब हम देखते हैं, हमने ये कहा ईटा आई ग्रेटर देन ईटा आर से, जबकि प्रूफ क्या करना था, प्रूफ उल्टा करना है, ईटा आई लेस देन ईटा आर। तो हम लेके चलेंगे इस स्टेटमेंट को। अल्टीमेटली ये स्टेटमेंट गलत आ गई तो हम ये मानेंगे कि ये स्टेटमेंट सही है। अगर ईटा आई ग्रेटर देन है यानी कि इस इंजन की एफिशिएंसी आर से जाता है, इसकी एफिशिएंसी कितनी लिखोगे, वर्क डन इक्वल वर्क डन अपॉन में यहाँ जाएगा Q1 डैश, और इधर ईटा आर है तो इसमें भी वर्क डन तो वही है, ईटा आर इक्वल्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, Q है वो कार्नो इंजन है तो इसकी आ जाएगी वर्क डन अपॉन में Q1 आ जाएगा। तो इससे W कैंसिल आउट हो गया, यानी Q1 ग्रेटर देन होना चाहिए Q1 डैश के। It means you can say Q1 minus Q1 dash, it should be a positive value greater than 0 आ गई, यानी ये एक धनात्मक मान होना चाहिए Q1 minus Q1 dash। अब देखते हैं Q1 minus Q1 dash है क्या, ठीक है। Q1 की वैल्यू कितनी होगी, Q1 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी Q2 + W, और Q1 डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वर्क डन प्लस Q2 डैश। ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दो, Q1 minus Q1 डैश, Q1 की वैल्यू होगी Q2 + W, और Q1 डैश की वैल्यू कितनी आ गई, W + Q2 डैश। वर्क डन से वर्क डन कैंसिल आउट हो गया, Q2 प्लस में Q2 डैश। इट मीन्स यहाँ क्या हो रहा है, इससे जो रिजल्ट मिल रहा है हमें Q1 और Q2 minus Q2 डैश। इट मीन्स हम ये कह रहे हैं कि हमने बिना बाह्य कार्य किए इस मशीन को ऑपरेट कर लिया। तो ये जो मशीन है एक स्वचालित मशीन की तरह कार्य करेगी, क्योंकि हमने बाहर तो कोई कार्य किया ही नहीं है ना, हमने तो वर्क उसी को उसके अंदर से ही दे दिया, ठीक है। तो Q2 minus Q2 डैश की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, Q1 minus Q1 डैश के, जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू है। अब बिना एक्सटर्नल एजेंसी के ये सिस्टम हमारा ऑपरेट हो रहा है, इंजन काम कर रहा है, यहीं से अंदर से ही कार्य मिला उसको, इस कार्य से ये ऑपरेट हो गया। जबकि बाह्य वर्क के यानी बाह्य कार्य के बिना इस इंजन का वर्क कर पाना पॉसिबल नहीं है। ऐसा संभव ही नहीं है कि बिना बाह्य कार्य के निम्न ताप से ऊष्मा कहाँ चली जाए, उच्च ताप पे चली जाए, ठीक है। यहाँ पर ये क्या एक स्वचालित मशीन की तरह कार्य कर रही है। तो ये जो रिजल्ट हमें रिप्रेजेंट करता है कि ये स्टेटमेंट है वो सही नहीं हो सकती, यानी ईटा आई क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए ईटा आर के। यही कारणों की प्रथम प्रमेय है। ऐसे ही आप इसको सेकंड प्रमेय को भी प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। हुआ क्या इसमें कि कोई भी ऐसी मशीन जिसके द्वारा बिना किसी बाह्य कार्य की उपस्थिति में ऊष्मा कौन सी, Q1 minus Q1 डैश का निम्न ताप से उच्च ताप की ओर स्थानांतरण संभव है। ऐसा ये क्लियर हो रहा है। यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि बिना किसी बाह्य कार्य के जो ऊष्मा थी Q1 minus Q1 डैश, ये लो टेम्परेचर से कहाँ जा रही है, हाई टेम्परेचर पे
जबकि ऐसा संभव नहीं है। ऊष्मागतिकी के सिद्धांतों के अकॉर्डिंग किसी भी ऐसे इंजन को बना पाना संभव नहीं है जो स्वचालित यानी कि बिना किसी एक्सटर्नल वर्क के लो से हाई टेम्परेचर पे ऊष्मा को दे सके। ठीक है, तो ये जो परिणाम है ये ऊष्मागतिकी सिद्धांतों के विपरीत है, यानी अणु उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता समान तापों के मध्य स्थित उत्क्रमणीय इंजनों की दक्षता से अधिक नहीं हो सकती। तो हम ये कहेंगे कि दो नियत तापों के मध्य कार्य करने वाले अनुत्क्रमणीय इंजन की दक्षता उत्क्रमणीय इंजन की से अधिक नहीं हो सकती है। ये इसका फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। सेम ऐसे ही आप सेकंड पार्ट भी प्रूफ कर सकते हो। अब सेकंड पार्ट अगर आपको प्रूफ करना है तो उसके लिए क्या करना होगा? सेकंड पार्ट के लिए दोनों इंजन क्या लेने होंगे? आपको रिवर्सिबल लेने होंगे। अब यहाँ पे ये इंजन भी रिवर्सिबल होगा और ये भी रिवर्सिबल होगा, तो सेम ऐसे ही इसकी एफिशिएंसी ईटा आर मान लोगे, इसकी ईटा आर डैश मान लोगे, तो कंडीशन लोगे ईटा आर ग्रेटर देन ईटा आर डैश, वो भी पॉसिबल नहीं होगा। इसको वैल्यूज को पुट करोगे, ईटा आर क्या हो जाएगी यहाँ पे वर्क डन अपॉन में Q1 डैश, और वर्क डन अपॉन में Q1, इसके लिए Q1 डैश मान लेते हैं, तो वर्क डन अपॉन में Q1 डैश। सेम ऐसे सिचुएशंस लेकर आप ये सिंपली प्रूव कर सकते हो कि ईटा आर ग्रेटर देन नहीं हो सकता ईटा आर डैश के। ऐसे ही ईटा आर डैश भी अगर रिवर्स ले लोगे कि ये अगर ईटा आर से ग्रेटर देन है, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि कोई भी दो नियत तापों के मध्य कार्य करने वाले समस्त उत्क्रमणीय इंजनों की दक्षता समान होती है, ना ज्यादा हो सकती ना कम हो सकती। ठीक है, इसको आप ऐसे भी बता सकते हैं, एफिशिएंसी टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहे हैं, दोनों ही उत्क्रमणीय इंजन है, उनकी दक्षता क्या होती है सीधा यहाँ से निकाल लो 1 - T2/T1। अगर इस प्रोसीजर से नहीं बताना सकते तो सिंपल फॉर्मूले से बता सकते हैं। T1 और T2 पे डिपेंड कर रही है। हीट इंजन में तो वर्क डन अपॉन में Q1 आता है ना, लेकिन कार्नों की तो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। टेम्परेचर सेम है तो एफिशिएंसी सेम आएगी। तो दो नियत तापों के मध्य कार्य करने वाले समस्त उत्क्रमणीय इंजनों की दक्षता समान होती है। यह है कार्नो प्रमेय। अब देखो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यानी ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। अब ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के दो स्टेटमेंट है, एक तो है केल्विन एंड प्लांक स्टेटमेंट और दूसरा है क्लोसियस स्टेटमेंट, क्लोसियस का कथन। तो पहला है केल्विन एंड प्लांक स्टेटमेंट, केल्विन एंड प्लांक का कथन, और दूसरा है क्लोसियस का कथन। ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं कि केल्विन और प्लांक का कथन लिखिए या क्लोसियस का कथन लिखिए। अदरवाइज पूछ लेगा कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। ये है वही जो हमने अभी पढ़ा था। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कुछ कमियां थी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये तो बताता है कि हीट, चलो हमने कर ली, हीट जो यूज हुई वो या तो इंटरनल एनर्जी में होगी या वर्क डन की फॉर्म में यूज होगी, लेकिन वो ये नहीं बताता कि हीट का फ्लो किस डायरेक्शन में होना चाहिए, ऊष्मा का प्रवाह किस दिशा में होना चाहिए, वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं बताता। और दूसरा कि अगर आप लोअर से हाई टेम्परेचर पे हीट दे रहे हैं तो उसके लिए कुछ बाहर से वर्क डन होगा, ये भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्लियर नहीं होता। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कुछ कमियां थी, इसी कारण सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दिया गया। इसकी ये दोनों स्टेटमेंट क्या थी, केल्विन, ये हमने पढ़ा है वही है, केल्विन और प्लांक स्टेटमेंट तो बेस है कार्नो इंजन पे, और जो सेकंड क्लोसियस स्टेटमेंट है वो किस पे बेस्ड है, रेफ्रिजरेटर पे। ठीक है, रेफ्रिजरेटर पे। तो उसी को ही डिफाइन करना है, स्टेटमेंट को याद रखना बिल्कुल इजी है, सिर्फ इतना याद रखो केल्विन कार्नो, ठीक है, और क्लोसियस रेफ्रिजरेटर। ठीक है, CR और यहाँ पे KC। तो केल्विन तो कार्नो इंजन पे बेस्ड है, क्लोसियस रेफ्रिजरेटर पे बेस्ड है। केल्विन स्टेटमेंट क्या कहती है, केल्विन और प्लांक का कथन ये था कि कोई भी ऐसा इंजन बनाना संभव नहीं है जिसमें सिंक की उपस्थिति नहीं हो। इट मीन्स हम ये कहते हैं कि सोर्स से ऊष्मा आई Q1, रिजेक्ट हुई Q2 और बाकी वर्क डन हो गया Q1 - Q2। अगर मैं ऐसा चाहूं कि पूरी की पूरी ऊष्मा कार्य में परिवर्तित हो जाए और बाहर हमें कोई भी ऊष्मा रिजेक्ट नहीं करनी पड़े, ठीक है, तो वो संभव नहीं है। यही केल्विन और प्लांक का कथन था।
कि ऐसा इंजन बना पाना संभव नहीं है जो पूरे की पूरी ऊष्मा को बिना सिंक की उपस्थिति में कार्य में परिवर्तित कर दे। केल्विन और प्लांक स्टेटमेंट का मेन मीनिंग ये है कि सिंक का होना अनिवार्य है। बिना सिंक की उपस्थिति के हम इंजन नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि हीट रिजेक्टेड होगी ही होगी। बिना हीट रिजेक्ट किए यानी पूरी की पूरी ऊष्मा कार्य में परिवर्तित नहीं हो सकती। ये केल्विन और प्लांक का स्टेटमेंट है। और क्लोसियस का स्टेटमेंट रेफ्रिजरेटर पे बेस है। वो ये कहता है कि अगर मुझे निम्न ताप से उच्च ताप पर ऊष्मा का प्रवाह करवाना है तो उसके लिए एक्सटर्नल वर्क डन करना ही पड़ेगा। यानी बिना किसी बाह्य कार्य के निम्न ताप से उच्च ताप पर ऊष्मा का प्रवाह नहीं करवाया जा सकता। ठीक है, विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क वी कांट फ्लो द हीट टू लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर। बिना बाह्य कार्य के ऊष्मा का प्रवाह निम्न ताप से उच्च ताप पर नहीं करवाया जा सकते। यही रेफ्रिजरेटर में करते हैं। यहाँ पे मान लो ये Q2 ही है और हीट है और लोड हाई टेम्परेचर पे T1 है, वहाँ Q1 गई तो बिना यहाँ पे कोई ना कोई वर्क डन होगा, बाह्य वर्क डन होगा। बिना उसके ये संभव नहीं है। ये था क्लोसियस स्टेटमेंट। तो ये हुआ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आज का लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं।